Hey guys, how are you? Hope you all are doing well in this crucial time. So guys, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के न्यू चैप्टर को, जिसका नाम है वर्क लाइफ एंड लेजर। गाइस, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है तो ये काफ़ी मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो गाइस शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। 1880 की बात है गाइस। दुर्गाचरण रॉय जी ने एक नोवेल लिखा, दिवाग्नि मार्टी आगमन, जिसका मतलब था द गॉड विजिट ऑन अर्थ। गाइस, जैसा कि आप नोवेल के नेम से ही एक बात समझ रहे होंगे कि जो नोवेल है वो एक फिक्शियस नोवेल है। इसका मतलब ये है कि नोवेल एक इमेजिनेशन है। नोवेल में जितना कुछ भी लिखा गया है वो सब इमेजिनेशन है। गाइस, जो नोवेल के दो मेन कैरेक्टर हैं वो है ब्रह्मा एंड विष्णु। ब्रह्मा जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी गाइस, ब्रह्मा है क्रिएटर ऑफ अर्थ और विष्णु गॉड ऑफ रेन। सो गाइस, जो नोवेल की शुरुआत होती है वो एक रेलवे स्टेशन से होती है जो कलकत्ता में सेटअप है ब्रिटिश टाइम पे, क्योंकि 1880s में आप समझ रहे होंगे क्योंकि जो अंग्रेजों का शासन हमारी कंट्री में उस वक्त था। सो गाइस, जैसे ही गॉड रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वो वहाँ से कलकत्ता से स्टेशन से ट्रेन लेते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद वो पूरे कोलकाता को गाइस घूमते हैं अच्छे से और एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, जो गॉड्स हैं वो इतने खुश हो जाते हैं घूमते घूमते कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी शिप्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम पूरी कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने बना दिए हैं, और वो इतने खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ गॉड तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो वो यहाँ की चीज़ें हैं इन चीज़ों को ही हम सीधे हेवन में बनाएंगे, जैसे कि म्यूजियम को हम हेवन में सेटअप करेंगे और जैसे हाई कोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को हम हेवन में सेटअप करेंगे। बट गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खुशी ज़्यादातर देर तक रहती नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे गॉड्स के साथ। गॉड जैसे ही आगे चले, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो भूखे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कि मतलब कि जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनके ऊपर सर्वाइवल डिपेंड करता है ह्यूमन लाइफ का, वो ही नहीं है। इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है गाइस, वो ये है कि जो गॉड्स हैं वो इससे भी ज़्यादा और परेशान उस बात से हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड देम एंड टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पीपल। सो गाइस, अब इस बात से जो गॉड हैं वो काफ़ी परेशान हो गए और नॉवल के आखिर में ही वो वापस लौट गए। गाइस, जैसा कि आज के टाइम पर भी प्रेजेंटली भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और शेल्टर की प्रॉब्लम, अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये उस टाइम पर भी थी और आज के टाइम पर भी थी। कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स को दुर्गाचरण रॉय जी ने अपने इस नोवेल में डिस्क्राइब किया है। गाइस, अब आप जैसे कि जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर 1880s में था। सो अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री की जो वेल्थ थी उसको ट्रांसफ़र किया अपनी कंट्रीज़ में, जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर था, मींस ब्रिटेन में। सो जो दुर्गाचरण रॉय जी हैं वो एक्चुअली में इस नोवेल से एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारी कंट्री का वर्ल्ड को एक दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। मींस वो एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दुनिया को दिख रहा है कि इंडिया में वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, गंगा में शिप्स खड़ी हैं। इन सब चीज़ों को देखकर लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। बट जो एक्चुअल रियलिटी हमारी कंट्री की थी गाइस, वो थी स्टारवेशन, पॉवर्टी और शेल्टर की प्रॉब्लम, क्लोथ्स की प्रॉब्लम, जो इवन बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मींस जो आज पर जिनके ऊपर आज भी हम ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल डिपेंड करता है, वो सभी चीज़ें उस टाइम पर भी ऐसे ही थी। और ऐसी ही प्रॉब्लम जैसे आज पर कुछ हद तक हमारी कंट्री में अब भी हैं, वो उस टाइम पर एक बड़ी स्केल पर प्रॉब्लम्स थी। सो गाइस, इस नोवेल का मैसेज तो कुछ यहीं तक था। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। गाइस, जो चैप्टर में हमें दो मेन चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1, हमें पढ़ना है हिस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री, मीन्स कि किस तरह अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री। सो गाइस, हम कंपेरेटिवली दो सिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में। नंबर 1 लंदन एंड नंबर 2 हमारे पास हैं बॉम्बे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं लंदन भी एक वाइडली नोन सिटी है और बॉम्बे भी हमारी कंट्री की एक सबसे बेस्ट सिटीज़ है और सबसे डेवलप्ड सिटी है। दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या मेजर्स लिए और किस तरह की प्लानिंग जो ब्रिटिश एम्पायर है, किस तरह का उनका जो एक तरह से रवैया है हमारी कंट्री की तरफ और उनकी खुद की कंट्री की तरफ, जो उनकी मदरलैंड है, उसमें क्या डिफरेंस था और कैसे उन्होंने हमारी कंट्री की एक तरह से वेल्थ को ट्रांसफर किया अपनी कंट्री तक। बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज़ की। गाइस, जो डेवलप सिटीज़ होती हैं आज के टाइम पर भी, जैसा आप जानते होंगे, डेवलप सिटीज़ हम किनको मानते हैं?
डेवलप्ड सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जिनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अवेलेबल हों। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल गाइस ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, और वहाँ पर क्या क्या है? वहाँ पे नंबर 1 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, नंबर 2 वहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, नंबर 3 वो पॉलिटिकल हब है, नंबर 4 वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एंड एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज देयर। सो गाइस हम उस सिटी को डेवलप मानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, एक लार्ज लेवल पर जो लोग जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से दिल्ली की ओर, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो गाइज कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया एंशियंट टाइम में भी थे। सो गाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिटीज़ में हम 2 पार्ट को पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट होगा कि कौन सी सिटीज़ हैं वो जिन्हें एंशियंट टाइम में हम डेवलप मानते थे। गाइज रिमेंबर दीज 3 सिटीज़ नेम, नंबर 1 यूआर, नंबर 2 रायपुर एंड नंबर 3 मोहनजोदारो। गाइज ये 3 ऐसी सिटीज़ थी जो उस टाइम पर डेवलप मानी जाती थी। गाइस एक बात यह है कि जो उस टाइम पर जो सिटीज़ होती थी वो वहाँ पर सेटअप होने के कुछ अलग फायदे थे। नंबर 2 पर गाइस हम बात करते हैं कि जो ये सिटीज़ थी वो उस टाइम पर भी, जैसे मैंने आपको अभी क्राइटेरिया बताया दिल्ली का, सेम क्राइटेरिया उस टाइम पर भी, एंशिएंट टाइम पर भी हम यूज़ किया करते थे कि जो सिटीज़ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की हब हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हब हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे, उन सिटीज़ को ही डेवलप माना जाता था। और जो ये 3 सिटी हैं यूआर, रायपुर और मोहनजोदड़ो, ये तीनों सिटी उस टाइम पर एक हद तक डेवलप मानी जाती थी। गाइस इस छोटे से टॉपिक के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। गाइस इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है जब ब्रिटेन में, तो जो मोस्टली ये जो बात है इस लगभग 17वीं सेंचुरी की है। गाइस ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है ब्रिटेन में, ये सेंचुरी की गाइस ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है ये लगभग 17वीं सेंचुरी की है। ब्रिटेन का उस वक्त ज़्यादातर हिस्सा रूरल था, लेकिन 2 सिटीज़ वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थी, नंबर 1 मैनचेस्टर एंड नंबर 2 लीड्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट थी? सवाल ये सबसे बड़ा है क्योंकि गाइस इन दोनों सिटीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप थी, और उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो रूरल एरिया से ब्रिटेन के वहाँ पर जॉब करने के लिए आते थे, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके। इससे क्या हुआ गाइस, एक टाइम ऐसा आया कि 3/4 जो अडल्ट थे, मीन्स जो एक पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन थी जो इन दोनों सिटीज़ की, मैनचेस्टर और लीड्स की, वो 3/4 माइग्रेंट थी। मीन्स वो लोग 3/4 पॉपुलेशन का वो हिस्सा था गाइस जो माइग्रेट करके जॉब के लिए वहाँ पर आया था। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे एक्चुअल वो उससे काफ़ी कम हो चुके थे। अब गाइस इन दोनों सिटीज़ में जो अट्रैक्शन का जो कारण था आप समझ चुके होंगे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन गाइस कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्रीज हैं उनको अर्बनाइजेशन की ओर लेके चला। अब मेनली जो हमें पढ़ना है गाइस वो इनकी हिस्ट्री को ही पढ़ना है। तो कंपैरेटिवली जैसे मैंने आपको कहा हमें पढ़नी है लंदन के बारे में और बॉम्बे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लंदन गाइस एज वी ऑल हर्ड सिंस आवर चाइल्डहुड के जो लंदन है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट सिटी है, और मोस्ट ऑफ द पीपल, ये बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है हमारी कंट्री में कि हम लंदन जाएं, यहाँ पर जॉब करें या घूम के आएँ, ट्रैवल करें लंदन में। अब लंदन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एज कम्पेरेटिवली बॉम्बे? चलिए गाइज अभी बात लंदन की कर रहे हैं तो उसी पर कंटिन्यू रखते हैं। गाइज पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। गाइज जो एग्जांपल की बात है वो है आप दिल्ली ले लीजिए नंबर 1, नंबर 2 आप बॉम्बे ले लीजिए, और नंबर 3 बेंगलुरु ले लीजिए, और एक और उत्तर प्रदेश यूपी को भी आप ले लीजिए। गाइज ये जो स्टेट है कुछ हमारी, इनकी पहचान कैसी होती है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि बॉम्बे सिटी में मुझे जाना है, तो सबसे पहले या आप बॉम्बे के बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहला ख्याल में क्या आएगा? डेफिनेटली बॉलीवुड। सो इफ वी टॉक अबाउट बेंगलुरु, देन आप कहेंगे कि वो तो आईटी सेक्टर का हब है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, सो हमें पता है जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल डिसीजन है हमारी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट है जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन उसी एक स्टॉप से, उसी एक पॉइंट डेस्टिनेशन से लिए जाते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें तो गाइस उसे एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस चीज़ में, एक ऐसे पर सिर्फ फार्मिंग वाला जो प्रोफेशन है उसमें इंडल्ज हैं। सो गाइज यहाँ से आपकी एक बात समझनी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो बात ये है गाइज कि बॉम्बे में मैंने कहा बॉम्बे, तो आपने कहा बॉलीवुड। सो मीन्स जो बॉलीवुड क्या है, मीन्स एक्टिंग। जो बॉम्बे की जो पहचान हो रही है वो वहाँ पे रहने वाले हीरो हीरोइंस मीन्स एक्टर एक्ट्रेसेस की वजह से हो रही है, क्योंकि उनका काम क्या है? एक्टिंग।
सो सो बॉम्बे की पहचान किससे हो रही है? वहाँ के जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उसका जो एक लार्ज जो पॉपुलेशन का हिस्सा है उसका प्रोफेशन है एक्टिंग, मींस फिल्मिंग जो होती हैं। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें कि जो बेंगलुरु में एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व है अपनी जॉब को लेके। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले जो एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिर्फ फार्मिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। सो गाइस जो इस बात का मेरे एग्जांपल्स का कंक्लूजन है वो सिर्फ ये है कि जो हमारी कंट्री है, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटीज़ हो, वो जो जानी जाती हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के काम से, कि किस काम में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व है। सो गाइस कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ इसी एग्जाम्पल के साथ हम बढ़ते हैं लंदन की ओर। गाइस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रोफेशन में वहां के लोग पॉपुलेशन है इन्वॉल्व हुई और किस तरह के प्रोफेशन से लंदन की पहचान हुआ करती थी। गाइस मेनली किस तरह के जो प्रोफेशन थे वो लंदन में इन्वॉल्व थे। 5 तरह के जो प्रोफेशन थे वो लंदन में फेमस थे, मीन्स ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो उनमें इन्वॉल्व थी। नंबर 1 आर्टिशन, नंबर 2 क्राफ्ट्समैन, नंबर 3 सोल्जर, नंबर 4 सर्वेंट एंड नंबर 5 स्ट्रीट वेंडर्स। इन कुछ इस तरह के लोग लंदन में रहा करते थे। जैसा कि आज के टाइम पे अगर प्रेजेंटली हमारी कुछ सिटीज़ की बात करें तो कुछ सेम आज भी ऐसा हमारी कंट्री में कुछ सिटीज़ में देखने को मिल जाता है। सो गाइज अब लंदन के जो लंदन में रहने वाले लोगों के प्रोफेशन की अब बात कर लेते हैं। लंदन में जो कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो एरिया, इंडस्ट्रियल जो वर्क है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन सी थी? गाइज 5 तरह की मेन इंडस्ट्रीज लंदन में उस टाइम पर सेटअप थी। नंबर 1 जो थी गाइज वो थी फूड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री। नंबर 2 जो गाइस इंडस्ट्री थी वो थी मेटल एंड इंजीनियरिंग। नंबर 3 जो गाइस वो इंडस्ट्री थी, नंबर 3 इंडस्ट्री जो गाइस थी वो थी वॉचेस की। नंबर 4 पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें गाइस वो थी क्लोथिंग एंड फुटवेयर। और नंबर 5 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री थी लंदन की गाइस वो थी ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स की एक हिस्ट्री अलग है गाइस, उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए गाइस ऑटोमोबाइल सेक्टर लंदन में तब सेटअप हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मींस 1918 से लेकर 1939 जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपनी लंदन सिटी में ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, लाइक जैसे हमारी कंट्री में टाटा का प्लांट है जो जहाँ पर नैनो बनती है, जमशेदपुर में काफ़ी प्लांट्स हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो यही सेम इसी तरह के प्लांट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर लंदन में सेटअप कर दिए थे। गाइस ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसका एक अलग ही इंपोर्टेंट है। गाइस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसकी एक अलग ही इंपोर्टेंस है लंदन के लोगों की लाइफ के बारे में। लंदन की अलग ही इंपोर्टेंस है लंदन के लोगों की लाइफ में। सेक्टर ने एक इतने बड़े पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कराई, ना कि सिर्फ लंदन की बल्कि जो बाहर के रूरल एरिया था जो ब्रिटेन का, वहां से लोग जॉब करने के लिए आए और एक लार्ज एक्सटेंट पर, एक लार्ज स्केल पर वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जॉब प्रोवाइड करा दी। और इसी के साथ अब हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन लंदन। गाइस अब हमने बात कर ली लंदन में 5 मेन फैक्ट्रीज की। अब चलिए बात कर लेते हैं लंदन की पॉपुलेशन पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। गाइस मैंने जैसा आपको कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर सेटअप होने के बाद लंदन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या अनप्लान्ड एक्सटेंशन एक तरह से पॉपुलेशन का हो गया। अब वो क्या हुआ गाइस, उससे क्या फर्क पड़ा पॉपुलेशन पर। गाइस जब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो काफी बड़े स्केल पर बढ़ चुकी थी, लंदन में एक्सप्लोजन हो चुका था पॉपुलेशन का, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। गाइस जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की गाइस अगर हम पॉपुलेशन के डाटा की बात करें लंदन में, तो वो नियर 1750s के लगभग जो लंदन है वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो नियरली अबाउट 6,75,000 थी। 6,75,000 के लगभग लोग लंदन में रह रहे थे। बट 1810 से लेके रिमेंबर द ईयर गाइज, 1810 से लेके 1880 तक विद इन जस्ट 70 इयर्स जो लंदन की पॉपुलेशन है गाइज वो 4-fold हो गई। मींस जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 4.2 मिलियन हो गई। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके एक्सपेंशन ने, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो एक्सपेंशन हुआ उससे लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा, कितने लोगों को इन इंडस्ट्रीज ने गाइज वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दिया। अब आप समझ सकते हैं इस चीज से इन इंडस्ट्रीज की इंपोर्टेंस। अब जब लंदन में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका था गाइस, इसके साथ साथ अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। चलिए गाइस अब हमने बात कर ली है एडवांटेजेस की। जैसे कि आपने समझा कि जो लंदन में इंडस्ट्रीज सेटअप थी और जो वहाँ के लोगों का प्रोफेशन था जिससे लंदन की पहचान हुआ करती थी, उसकी तो हमने बात कर ली कि इंडस्ट्रियल, और हमने बात कर ली कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराए, ना कि सिर्फ लंदन के बल्कि जो लोग रूरल एरिया के थे ब्रिटेन में उनको भी। सो गाइज अब बात कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए डिसएडवांटेजेस। गाइज जैसे कि आप जानते हैं हर चीज़ का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। सो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे।
अब नंबर वन जो इफेक्ट हुआ गाइज वो माइनर ग्रुप्स पर, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नंबर वन इफेक्ट गाइज हुआ वो हुआ माइनर ग्रुप्स पर। अब माइनर ग्रुप्स पर कैसा इफेक्ट हुआ, सवाल तो ये है। सो गाइज सवाल ये है कि जो माइनर ग्रुप्स हैं, जो कमजोर बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहे थे गाइज, एक बड़ी पॉपुलेशन थी गाइज वो उस टाइम पर लंदन में, क्योंकि लंदन इतना डेवलप नहीं था, नॉट इवन होल ब्रिटेन। सो गाइज वहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी कुछ वो बहुत सी चीज़ों से परेशान हो चुके थे। अब वो परेशानी क्या थी गाइस, सबसे पहले जो वहाँ पर जो लंदन की अथॉरिटीज़ और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो प्रॉब्लम आई वो गाइस आई, वो थी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। अब गाइस लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी गाइस कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एंटर कर चुके थे, क्योंकि जो पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर लंदन में, सो उससे कुछ ऐसे लोग भी लंदन सिटी में एंटर हो चुके थे जिनका वहाँ की अथॉरिटीज़ के पास कोई प्रीवियस डाटा, उनके उनके बैकग्राउंड का क्या डाटा है, कैसा उनका नेचर है, बिहेवियर है, कोई ऐसा डाटा पुलिस के पास, अथॉरिटीज़ के पास अवेलेबल नहीं था। क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वो अपने रूरल से आए हुए लोगों को कम वेजेस पर, जैसा कि सभी होता है हमारी कंट्रीज में, बहुत सी स्टेट से लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं जॉब के लिए। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी वेजेस कम होती है। जो स्टेट, जिस स्टेट की इकोनॉमिकल हालत गाइस, इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ सही नहीं होती हैं, उस स्टेट के जो लोग हैं वो दूसरी स्टेट में जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। और वो वहाँ पर जॉब करते हैं, और इससे जो दूसरी स्टेट के लोग, उनको ये फायदा होता है कि उनके कम वेजेस पर लेबर मिल जाती है। गाइस कुछ ऐसा ही हुआ लंदन में। अब लंदन की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जॉब तो प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि वो एक अपनी लेबर का कम चार्जेस कर रहे थे। बट जो इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स भी एंटर हो गए। डाटा की बात करें, अगर हम एक डाटा की बात कर लें गाइस, तो जो नियर अबाउट 20,000 क्रिमिनल्स लंदन में रह रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि 20,000 क्रिमिनल्स का होने का क्या मतलब है गाइस। अब गाइस इन क्रिमिनल्स के ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। जो पुलिस है वो वरीड हो गई, वो परेशान हो गई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। और जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं वहाँ के, जैसे ये हेनरी मैहू, काफ़ी फेमस फिलंथ्रोपिस्ट उस टाइम के, वो काफ़ी परेशान हो गए पब्लिक मॉरलिटी को लेकर। सो गाइस जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लंदन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर बढ़ रहा है, मींस लंदन अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। गाइस इसके जो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मींस कंडीशन पहले से बेटर हो रही थी। लेकिन गाइस जो एक प्रॉब्लम सामने, गाइस सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी मार्जिनल ग्रुप्स के साथ। गाइस वहाँ पर जो गाइस जैसे कि लंदन में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ पर जो बाहर से लोग आए जो जॉब के लिए, उन लोगों का वहाँ के अथॉरिटीज़ के पास कोई एक्चुअल डाटा उन लोगों का नहीं था कि उनका जो बैकग्राउंड डाटा है कि वहाँ पास में वो लोग क्या करके हैं, कुछ ऐसा एक्चुअल डाटा वहाँ की अथॉरिटीज़ के पास नहीं था। जिससे कि जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि लंदन अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ा, वहाँ पर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन भी हुआ, क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया से वहाँ लंदन को विजिट करने लगे। इसके साथ साथ गाइज कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम गाइज आई वो आई मार्जिनल ग्रुप्स के साथ। गाइज जो प्रॉब्लम थी वो थी क्राइम्स की और क्रिमिनल्स की। गाइज जैसे जैसे लोग लंदन में आने लगे, बाहर से विजिट करने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर आ चुके थे जिनका जो रिलेशन है, एक तरह से कह सकते हैं, वो क्राइम के साथ था, मीन्स वो क्रिमिनल्स थे। गाइज अगर एक सेंसस की हम माने 1870s के, सो गाइज नियर अबाउट 20,000 जो लोग थे वहाँ पर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे लंदन में जो रह रहे थे। अब उन लोगों को कैसे गार्ड किया जाए, उन लोगों की एक्टिविटीज़ को कैसे रोका जाए, इस वजह से तो वहाँ की पुलिस थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था गाइज वो काफ़ी परेशान हो गया था। गाइज इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वहाँ की जो गवर्नमेंट ने निकाला, नंबर वन गाइज उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई पेनल्टी इंपोज करनी शुरू कर दी। जो भी लोग किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाएंगे वो लोग हाई पेनल्टी, उन लोगों पर हाई पेनल्टी इंपोज की जाएगी। गाइज नंबर टू जो उन्होंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने क्या किया गाइज, गवर्नमेंट ने उन लोगों की एक्टिविटी को गार्ड करना शुरू कर दिया गाइज जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। नियर अबाउट 20,000 पीपल, जिसका जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों की जो एक्टिविटीज थी, गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर से उनकी एक्टिविटी को गार्ड कराना शुरू कर दिया। गाइज अब बात करते हैं हेनरी मैहू की। हेनरी मैहू एक बहुत ही फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट थे और वो काफ़ी वरीड हो गए जब इस तरह की कंडीशंस लंदन में होने लगी पब्लिक मॉरलिटी के बारे में। वो पब्लिक मॉरलिटी की फिक्र करने लगे कि कैसे लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, कैसे लंदन का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो बिगड़ता जा रहा है इन क्राइम्स की वजह से, और जो क्रिमिनल्स क्राइम फैला रहे हैं उन सब की वजह से।
सो गाइज में हुए गाइज जो हेनरी मैहू हैं एक बहुत ही ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे और काफ़ी फेमस भी थे लंदन में। गाइज वो काफ़ी चिंतित थे, एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी फिक्रमंद थे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी मोरलिटी के लिए, पब्लिक मोरलिटी के लिए वो काफ़ी चिंतित थे। एक नोवेल में गाइज हेनरी मैहू अपने एक नोवेल में लिखते हैं कि जो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, मीन्स क्वेश्चन जो है गाइज, मेन जो क्वेश्चन है कि कौन लोग क्राइम कर रहे थे, कौन लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, या किन लोगों का क्योंकि कौन लोग क्राइम या कौन लोग क्राइम से इसमें इन्वॉल्व थे। सो गाइज वो हेनरी मैहू लिखते हैं, गाइज हेनरी मैहू लिखते हैं कि जो लोग अपना सर्वाइवल पेटी थिंग्स को सेल करके कर रहे थे, मीन्स जो लोग कोल बेचते थे, जैसे ये ब्रेड बेचते थे, क्लोथ बेचते थे, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लोग इन सभी एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। सो गाइज गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों को मीन्स डिजर्विंग पुअर्स, मीन्स उन्होंने क्या किया, वो जो पुअर थे जिनसे गवर्नमेंट को लगा कि उनका कोई करने के बाद गवर्नमेंट ने जब ये पाया कि जो लोग हैं वो अपनी कंडीशंस की वजह से क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉब प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। और यही था नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने पुअर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, जिससे काफी हद तक क्रिमिनल्स की जो पॉपुलेशन थी वो लंदन में कम हो गई थी। चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया है और आपकी कुछ हद तक हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, सो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।